नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज़ भी शामिल हैं और तज्ज़िये और तबसरे भी शामिल हैं। आज के प्रोग्राम को देख के आप लोगों को मालूम होगा कि सिंध पुलिस का जो है वो अगला लाया हमल क्या है और पुलिस जो है किस डायरेक्शन पर आगे बढ़ने जा रही है। प्रोग्राम के शुरू करने से पहले मैं सिंध पुलिस के नए सरबराह राजा रिफत मुख्तार की तवज्जो खास तौर से चाहूँगा और उन्हें ये मशवरा देना ज़रूरी ख्याल करूँगा कि खुदारा ये सिंध पुलिस है, न पंजाब है, न ही खैबर पख्तूनख्वा। यहाँ पर जो है आपको फूंक फूंक कर कदम रखने की ज़रूरत है। यहाँ हर किसी पर आपको अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए। अगर आप अंधा एतमाद करके आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए सिवाय अंधेरों के, सिवाय तबाही के और सिवाय बर्बादी के और कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इस पर आगे चलकर अपने प्रोग्राम में डिटेल से बात करूंगा कि वो कौन सी भयानक गलती जो है सिंध पुलिस के नए सरबराह ने आते ही कर दी। अगर उसका अजाला उन्होंने नहीं किया तो उसके बाद वो किसी भी सूरत में, चाहे उनकी पुष्ट पर कितनी ही बड़ी कुव्वत क्यों ना कार फरमा हो, कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि बदकिस्मती से उनकी अपनी जो है वो अंधा एतमादपन की वजह से उनके आस्तीनों में वही सांप जो है आ बैठे हैं जो उन्हें तबाह और बर्बाद करने का बाइस बन सकते हैं। वो आस्तीन के सांप कौन हैं, उस पर भी आगे चल के हम प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में केटीएन के उस बदनसीब क्राइम रिपोर्टर पर बात करेंगे जिन्होंने हक व सदाकत की आवाज़ बुलंद की। मेरी तरफ से उन्होंने जो है जैकबाबाद में जो है मंशियात के अड्डों की निशानदेही की और ये निशानदेही करना उनकी तबाही का बायस बना। वो इस वक्त न सिर्फ गिरफ्तार हैं झूठे मुकदमों में, बल्कि उन्हें बलूचिस्तान पुलिस के हवाले किया गया। इसकी हकीकत क्या है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम रोशनी डालेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने प्रोग्राम की शुरुआत इन तस्वीरों से कर रहा हूँ। नाज़रीन, ये तस्वीरें क्या हैं? ये तस्वीरें कम हैं और मुनाफिकत की, अय्यारियों की, चालाकियों की, मक्कारियों की जो है एक चलती फिरती इश्तिहार बन चुकी हैं। ये तस्वीरें जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको कहते हैं आधा तीतर आधा बटेर। ये वो एडिशनल आईजी साहिबान हैं जो कि ऑफिशियली जो है मीटिंग में दूसरे पुलिस वालों की मौजूदगी में अपने से इंतहाई जूनियर आईजी से मिलने में शर्म महसूस करते हैं। इनकी अना उनके आड़े आती है और ये अपने इज्जत नफ्स को मजरूह होने से बचाने के लिए जो है उस वक्त दूसरे मातहतों के सामने आईजी से मिलना पसंद नहीं करते, बल्कि इनका एक प्रिंसिपल स्टैंड होता है कि हम जो है जूनियर के आगे जो है नहीं जा सकते, वर्दी में उनसे नहीं मिल सकते। लेकिन ये क्या कि बंद कमरे में जो है वो आप उसी जूनियर तरीन आईजी से न सिर्फ हंसते कह के लगाते हुए मुलाकातें कर रहे हैं, बल्कि अपनी गलती का एक तरीके से आप अजाला भी कर रहे हैं कि उनसे गलती हो गई है। ये मैं इसको अगर आधा तीतर आधा बटेर ना कहूँ तो क्या कहूँ, मैं इसको मुनाफिकत ना कहूँ तो क्या कहूँ, इसको मैं बेरूपियापन ना कहूँ तो क्या कहूँ। लेकिन दुख के साथ मुझे कहना ये पड़ रहा है कि इसमें जावेद आलम ओडो जैसा अफसर भी शामिल है, जिसके लिए मैं माजी में ये बढ़ चढ़ कर मैं कहता चला रहा था कि ये बहुत ही स्टेट फॉरवर्ड पुलिस अफसर हैं, इनमें यानी मुनाफिकत नहीं है और ये जो है जो दिल में होता है वो कह देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैं पहले कहता चला रहा था, मैं ये सब कुछ उसके मुझे बरअक्स इस वक्त दिखाई दे रहा है। इनके मुकाबले में वो तीनों जो है बहुत बेहतर हैं कि एक अपने मौक़िफ़ पर तो कायम है ना। मेरा इशारा जो है इमरान याकूब मिनाज की तरफ है, मेरा इशारा जो है ख़ुद मुनीर शेख सीनियर की तरफ है और मेरा इशारा जो है ख़ुद फ़रतुल्लाह जुनेजो की जानिब है। कम से कम वो एक प्रिंसिपल स्टैंड तो ले चुके हैं कि भाई हमने नहीं मिलना है, हमने काम नहीं करना है। हम दो यानी कि मुतज़ाद बन चुके हैं, दरिया के नदी के दो किनारे बन चुके हैं जो सारी ज़िंदगी साथ तो चलते हैं लेकिन मिल नहीं सकते। वही पोजीशन उनकी थी और उन्होंने अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी है। वो ना मीटिंग में
आए, न ही उन्होंने उनको वेलकम किया, नहीं उन्होंने कोई टेलीफोन कॉल उन्हें की, और नहीं वो किसी बंद कमरों में उन्होंने उनसे मिलकर अपनी गलतियों का अजाला करने की कोशिश की, माफ़ी तलाफ़ी करने की कोशिश की। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। कोई हमारे पास उनकी इतला नहीं है, कोई तस्वीरें नहीं है जिस पर हम ये कह सकें कि वो भी बहरूपी। लेकिन उन्होंने जो है वो अपनी अलहदगी का और अपनी उसूल परस्ती का जो है वो लोहा मनवा लिया, और मैं आज उनकी जो है वो तारीफ करने पर जो है मजबूर हूं कि वो जिस बात पर डटे रहे कि हम सीनियर हैं, तो उन्होंने अपना सीनियर होने को अपनी उस अलहदा पोजीशन इख्तियार करने की सूरत में साबित कर दिया। लेकिन ये क्या है? आधा तीतर आधा बटेर। अगर आप में हिम्मत नहीं थी, आप में जुर्रत नहीं थी, तो फिर आपने अकड़ने की कोशिश क्यों की? वो अक्सर कराची के लोग जो हैं, जो कोरंगी में रहते हैं, औरंगी में रहते हैं, वहाँ आपने देखा होगा कि रिक्शों के पीछे आपको ये लिखा हुआ नज़र आएगा कि तप्पड़ है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। यानी अगर आप में तप्पड़ है, हिम्मत है, दम है, जुर्रत है, ताकत है, तो पास कर मुझे वरना बर्दाश्त कर। ये रिक्शा वाला ड्राइवर जो है वो दूसरे ड्राइवरों से कहता है। यानी मैं ये कहने पर मजबूर हूं कि ये इतने पढ़े लिखे जो एडिशनल आईजीज हैं, उनसे तो वो एक अनपढ़ जो है वो रिक्शा वाला भी ज्यादा फहम व इदराक रखता है कि वो अपने दूसरे से कहता है कि जलने की जरूरत नहीं है, अगर आप में तप्पड़ है तो मुझे पास कर वरना बर्दाश्त कर। यानी ये जो जुमला है ये इस वक्त अक्कासी कर रहा है नए आईजी की और उनका मुकाबला करने वाले या दूसरे मानों में उनसे जेलस होने वाले एडिशनल आईजीज की, कि अगर आप में तप्पड़ है तो उसको हटा दो सीट से, खुद उसकी जगह बैठ जाओ। अगर तप्पड़ नहीं है आप में सिवाय जलने के, जेलस होने के, तो फिर बर्दाश्त कर उस रिक्शा ड्राइवर की तरफ से जो आपको पास करके आगे निकल गया और ये कहता हुआ गया कि हम चले दुश्मन जले। बहरहाल ये तस्वीरें जो आप देख चुके हैं, ये तस्वीरें चीख चीख कर यही कह रही। वो तस्वीरों से हटकर भी जो हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राई ने जो रिपोर्ट भिजवाई है, उनके मुताबिक इन 24 घंटों में जो है या 48 घंटों में एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो की खुद नए आईजी से ये दूसरी या तीसरी मुलाकात है, और हर मुलाकात में उन्हें जो है वो वकील के तौर पर अपने हमरा खुद एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच जो है खादिम रिंद को लेकर चलना होता है, ताकि वो उनकी वकालत करे नए आईजी के सामने। जो गलत फहमियाँ पैदा हो चुकी हैं खुद जावेद आलम ओडो से मुतालिक, वो गलत फहमियाँ दूर करने में वो अपना किरदार अदा करें, क्योंकि खादिम रिंद जो हैं वो बहुत क्लोज हैं, बैजमेट हैं उनके किसके, नए आईजी राजा रिफत मुख्तार के, लिहाजा वो उसमें किरदार। यही कि 2-3-4 मुलाकातें वो कर चुके हैं नए आईजी से। जो गलत फहमियाँ पैदा हो चुकी हैं, दुश्मनों ने पैदा की हैं, वो उन गलत फहमियों को दूर करने की इस वक्त कोशिशें कर रहे हैं। ये तो उनको मालूम है कि उनका ट्रांसफ़र होने जा रहा है, वो उनके चेन ऑफ कमांड में नहीं चल सकेंगे। अब दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़ इसमें है जो कि सुनने में आया है, लंगर गप भी हो सकता है, लेकिन जो बाखबर ज़राए भी इसकी जो तस्दीक करें वो ये है कि इमरान याकूब मिनाज जो है वो वहाँ से लंका ढाने जा रहे हैं किसकी, चेयरमैन एंटी करप्शन की, जो कि एक शिकार जो है वो तैयार शिकार होने जा रहा था, इसको सिर्फ खाने की देर थी। यानी कि उस्मान गनी सिद्दीकी वहाँ से उनको निकाल कर वहाँ खुद चेयरमैन एंटी करप्शन बनने जा रहे हैं। ये कहना है खुद एंटी करप्शन के ही ज़राए का कि इमरान याकूब मिनाज की नई मंजिल जो है वो चेयरमैन एंटी करप्शन सिंध की है। इसी तरीके से कोतवाल शहर जो है एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो की अगली मंजिल आईजी रेलवे की। दोनों पोस्टें ग्रेड 20 की है। देखो इसको कहते हैं कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, यानी कहाँ आपने टक्कर दी एक जूनियर से कि वो हम पर मुसल्लत हो गए, और अब आप खुद जो है वो इंतहाई यानी जूनियर पोस्ट पर जो है सीनियर बन के जाएंगे, कितना अच्छा लगेगा। यानी वो ग्रेड 20 की पोस्ट है, वहाँ पर 21 का जा रहा है, यह भी ग्रेड 20 की पोस्ट 21 का जा रहा है। इस तरीके से मोटरवे में जो है मुनीर शेख सीनियर जो है वो जा रहे हैं आईजी मोटरवे की, क्योंकि वहाँ उनके अपने ही बैजमेट है, अपने ही प्याले नवाले जो उनके हैं, दोस्त हैं। यानी कि खुद सुल्तान ख्वाजा जो है वो सुबकदोश हो रहे हैं, जा रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उनकी जगह या वो जा रहे हैं वहाँ पर, उनको तब्दील करके ये वहाँ के आईजी बन रहे हैं। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। ब्रेकिंग न्यूज़ ये थी। अब दूसरी जो है वो
चौंका देने वाली ब्रेकिंग न्यूज़ से पहले मैं एक ये लिस्ट आपको दिखा दूं नाज़रीन। ये कोई 16 पुलिस वालों की लिस्ट है जो इस वक्त आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये कहते हैं ना, ये लिस्ट जो है ये भागते चोर की लंगोटी हाथ आए के मिस्ताक है, ये उसकी अक्कासी कर रही है। ये लिस्ट में आप देख सकते हैं कि कितने पुलिस वालों के जो है ये इन्होंने जो है उनको पोल में शामिल कर दिया कि ये एसएचओ बनने के लायक हैं। हालांकि उनका इम्तिहान नहीं लिया गया है, वो क्वालिफाई नहीं करते हैं, वो किसी के बीटर हैं, वो किसी के चमचे हैं, किसी के लाडले हैं, किसी के हाथ के तारे हैं। वो उन्हें जो है वहाँ पर उस लिस्ट में शामिल कर दिया। इसमें तकरीबन सारे बीटर। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो एडिशनल आईजी सीनियरिटी और जूनियरिटी का मामला लेकर जो है नए आईजी का इन्होंने बाइकाट किया था, उन्हें नाकाम बनाने के लिए दूसरों के हाथों में दरअसल ये खेल रहे थे, उन हाथों में जो कि खुद आईजी सिंध बनने के ख्वाहिशमंद थे। नाम मैं नहीं लूंगा, सबको मालूम है। और उस आईजी के हाथ में जिसकी सल्तनत जो है इस तरीके से उनसे छिन गई कि वो दियारे गैर में थे और उनके आने तक का भी इंतजार नहीं किया। तो वो लोग जो है इस वक्त बदले की आग में जल रहे हैं और उनके इशारों पर जो है ये 6 के 6 एडिशनल आईजी जो है वो इस वक्त खेल रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं और नए आईजी को नाकाम बनाने में अपना कांधा इस्तेमाल करने के लिए उन तीनों उम्मीदवारों को पेश कर रहे हैं। तो ये उसमें खुद जावेद आलम ओडो जैसा ज़हीन अफसर भी काम आ गया। तो अब जाते जाते जो है जो इन्होंने लिस्ट पेश किया, मैंने ये कहा था कि ये लोग जो है ये सीनियरिटी का दौरान होते हैं, लेकिन ये अपनी पोस्टिंगों के दौरान जब ये जो अहकामात सादिर करते हैं उसमें ये कितने सीनियर और कितने जूनियर का लिहाज रखते हैं। वहाँ पर तो इनके हाथों से इंतहाई जूनियरों की पोस्टिंग हो जाती है सीनियरों की जगह पर। वहाँ इनके अंदर का इंसान नहीं बेदार होता है कि ये वो क्या करने जा रहे हैं। अब ताज़ा तरीन जो मिसाल में पेश करूँ ये एडिशनल आईजी ने किया है या कि डीआईजी इस जो है मुक़द्दस हैदर ने किया है, किसी ने भी किया है, लेकिन ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये जो है एक लगे हुए हैं ये नियाज गुजर सब इंस्पेक्टर, इन्हें मॉडल कॉलोनी थाने का एसएचओ लगा दिया गया है। अभी 6 महीने पहले जो है ये सब इंस्पेक्टर बने हैं। यानी कि एसएचओ लगने के लिए जो एसओपी इनकी बनाई हुई गई थी और रूल्स के मुताबिक कि 2 साल तक जो है सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर रहना ज़रूरी है, उसके बाद ही उसे आप एसएचओ के लिए अहल करार दे सकते हो या ये अहम तरीन जिम्मेवारी उनके कांधों पर डाल सकते हो। और उसके लिए अपर क्वालिफाइड होना ज़रूरी, और यहाँ पर जो इम्तिहान होता है एसएचओ का वो भी पास करना ज़रूरी है। लेकिन ये नियाज गुजर जो है वो इस पर खसूसी करम नवाजी की गई है। ये किसी एक भी शर्त पर पूरा नहीं उतरते हैं, इंतहाई जूनियर है, कोर्स नहीं किया है, अपर क्वालिफाइड नहीं है, ना इम्तिहान पास शुदा है। क्यों इनको एसएचओ लगा दिया? क्योंकि ये इमरान शौकत एक एसएसपी हैं और डीआईजी ये ऑपरेशन है इस वक्त कराची रेंज में जावेद आलम ओडो के अंडर में। तो उनका ये बीटर है, उनके लिए ये कलेक्शन करता है, उनका घर का किचन चलाता है, यानी कि खुद भी हराम खाता है और अपने बड़े अफसर को भी हराम खिलाता है। ये हराम खाना, हराम खिलाना ही इसकी सबसे बड़ी खूबी है, यही इसके अंदर खूबी है जिसके नतीजे में तमाम रूल रेगुलेशन सीनियरिटी जूनियरिटी सबको जो है बिल्डोज कर दिया गया और उन्हें जो है वो एसएचओ मॉडल कॉलोनी लगा। ये मैंने एक आपको मिसाल पेश की है। इस तरह की मिसालों से जो है वो कराची पुलिस हो, सीटीडी हो, सब के सब रेंज बड़े पड़े, जिनके एडिशनल आईजी जो है वो इस वक्त जो है वो अपने साथ होने वाली ज्यादती पर मातम कर रहे हैं कि हमसे ज्यादती हुई, हम पे एक जूनियर को मुसल्लत कि खुद सारी अपनी जो उनकी सर्विसेज हैं वो यही सीनियरिटी का जो है वो बिल्डोज करके जूनियरों को जो है नवाजते हैं। यानी कि अंधा बांटे रेवड़ियां अपनों ही को मिसाल, या दूसरे मानों में कहते हैं ना जिसे पिया वही सुहागन। वहां पर तो उनके अलग पैमाने हैं, लेकिन जब उनके साथ होता है तो वहां उनके अलग पैमाने पर उनके जो है वो चारों तबक रोशन हो जाते हैं, कानों से धुआं निकलता है कि ये हम पर जो है जूनियर कैसा मुसल्लत हो गया। तो दूसरों के साथ करो तो ठीक है, अपने साथ करो तो अलग है। ये इनके अलग अलग पैमाने हैं और यही जो है इनके मुनाफिक होने का, इनके बेउसूल होने का, इनके बहरूपियापन इख्तियार करने का इससे बड़ा और सबूत क्या हो सकता है। तो ये ब्रेकिंग न्यूज मैंने दे दी थी कि तीनों एडिशनल आईजी कहां जा रहे हैं। अब जो इन्हें दिल थाम लेने वाली जो ब्रेकिंग न्यूज है नाज़रीन, और आईजी राजा रिफत मुख्तार साहब आपकी तवज्जो में चाहूंगा, खुदारा ये आपके जो आस्तीन है ना
ان آستینوں میں آپ نے سانپ خود ہی ڈال دیے، خود ہی بٹھا دیے ہیں۔ اب جب انسان اپنے پیروں سے جو ہے وہ اپنی قبر کھودے تو پھر اس قبر میں انہیں اتارنے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ میرا کام ہے آپ کی رہنمائی کرنا، میرا کام ہے آپ کی ان بند آنکھوں کو کھولنا۔ یہ سندھ پولیس ہے، معذرت کے ساتھ، نہ یہ پنجاب پولیس ہے، نہ یہ خیبر پختونخوا پولیس ہے، جہاں پر آپ اندھا اعتماد کر سکتے ہیں اپنے کام کو چلانے کے لیے، اپنے کام کو بہتر بنانے کے لیے۔ لیکن یہ سندھ پولیس ہے، یہاں پر منافقتیں ہی منافقتیں ہیں، یا سازشیں ہی سازشیں ہیں، یا چالیں ہی چالیں ہیں، یا عیاریاں ہی عیاریاں ہیں، یا مکاریاں ہیں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آپ جیسے لوگوں کو یعنی کہ راستے سے ہٹانا، آپ جیسے لوگوں کو تباہ کرنا، آپ جیسے لوگوں کو برباد کرنا، آپ جیسے لوگوں کو واپسی کا راستہ دکھانا جو ہے یہاں کے ان نوسروازوں کو جو ہے بہت اچھی طریقے سے آتا ہے۔ اس لیے میں آپ کی توجہ چاہوں کہ یہ جو آپ سے غلطی کروائی گئی ہے نا، یہ آپ سے آپ کی اپنی تباہی آپ ہی کے ہاتھ سے کروائی گئی۔ یہ کیا تباہی ہے، اب ذرا آپ بھی سنیے، ویورز آپ بھی سنیے۔ ایک کمیٹی بنائی ہے خود قابل احترام آئی جی راجہ رفت مختار صاحب نے۔ کمیٹی کا جو ہیڈ کریں گے وہ تو کریں گے خود ان کے اپنے بیچمیٹ، یعنی کہ ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ۔ کیا نام ہے ان کا؟ یہ ہے جناب خادم رند۔ ان کے ساتھ جو 2 ممبر ہیں جو کہ انہیں اسسٹ کریں گے، ایک تو زبیر دیشک ہیں جو کا تعلق پنجاب سے ہے، لارڈ ہیں، ان کو اتنا تجربہ نہیں ہے سندھ پولیس سے متعلق، انہیں ممبر شامل کیا گیا ہے۔ دوسرے ممبر جو انہوں نے رکھے ہیں، دل تھام کے سنیے، عاصم قائم خانی۔ عاصم قائم خانی کون ہے؟ مجھے اس پر وقت ضائع کرنے کی، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن چونکہ آئی جی کو بتانا ہے، آئی جی کے علم میں لانا ہے، لہذا مجھے جبر کر کے کڑوا گونٹ پیتے ہوئے جو ہے ایکسپلین کرنا ضروری ہے کہ انہیں جو ہے اس کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے کمیٹی جو ہے کہتا نا یہ پھول اپنا زیادہ لطافت پا نہ سکا، کھلا مگر کھل کے مسکرا نہ سکا۔ کمیٹی نے ابھی اپنا کام شروع ہی نہیں کیا اور اپنی شفافیت سے وہ محروم ہو گئی ہے، اپنی جو ہے وہ غیر جانبداری سے وہ محروم ہو گئی ہے۔ وہ اب جو ہے ایک خاص مائنڈ سیٹ پر جو ہے وہ کام کرے گی۔ اب میں بتانا چاہ رہا ہوں کیا نام ہے نئے آئی جی کو کہ یہ کیپٹن صاحب کو جو ہے پنجاب سے یا اسلام آباد سے، جہاں یہ گئے تھے روٹیشن پالیسی تھے، وہاں سے سندھ کا راستہ دکھانے والے کوئی اور نہیں، خود سابقہ آئی جی غلام نبی میمن اور ان کی ایک سنگت تھی، ایک جوڑی تھی، بلکہ جوڑی ہے، یہ 1+1 2 نہیں، 1+1 11 تھے۔ یہ جو میرے پیچھے آپ کو سلاخیں نظر آ رہی ہیں، یہ جو حوالات ہے آئی جی رفت مختار صاحب، یہ حوالات جو ہے ہوتا تو قیدیوں کے لیے ہے، کرمنلز کے لیے، قانون شکنوں کے لیے، قانون کے رکھوالوں کے لیے اور قانون کے محافظوں کے لیے نہیں ہوتی۔ لیکن یہ جو آپ کے ممبر ہیں جن کو آپ نے شامل کیا ہے اپنی ہی کمیٹی کو جو ہے غیر شفاف بنوانے کے لیے، یہ اسی ممبر کی ذہن کی اختراع تھی، اور آئی جی جو سابقہ تھے ان کے ذریعے پولیس ہیڈ کوارٹر گارڈن میں بی کمپنی بنوا لی۔ بی کمپنی کرمنلز کے لیے نہیں بنائی تھی، بی کمپنی جو ہے صرف پولیس کے رکھوالوں کے لیے بنائی کی تھی، ان رکھوالوں کے لیے جو ان پی ایس پی افسروں کے ناجائز فرمائشیں پوری نہیں کرتے ہیں، آئین اور قانون کا، پولیس رولز کا سہارا لے کر۔ یہ جیل ان کے لیے بنائی گئی تھی انہیں ڈالنے کے لیے کہ انہوں نے شاہی فرمان کی خلاف ورزیاں کیوں کی، یعنی کرے کوئی بھرے کوئی، دوسروں کی سزائیں دینے کے لیے یہ بی کمپنی بنائی تھی۔ آپ سے التماس ہے کہ آپ اس بی کمپنی کو بھی بلڈوز کریں، اس کو بھی ختم کریں۔ یہ چونکہ ان کی لیگیسی ہے سابقہ آئی جی کی، ان کی باقیات ہے، ان کی ظلم کی، ان کی بربریت کی ایک داستان ہے، ایک ان کا چلتا پھرتا اشتہار ہے، ان کی ناانصافی کا، ان کے انتقام کا۔ تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو ہے بی کمپنی کا جو جیل تھا، جس کو میں کالا پانی کا نام دیا کرتا تھا، جس میں اس وقت بھی 33 بدنصیب جو ہے وہ بیچارے جو ہے اپنے ناکردہ خطاؤں کی سزا بھگت رہے ہیں روتے ہوئے۔ سب کا تعلق جو ہے وہ سکر اور لاڑکانہ سے ہے، اور اس میں وہ بھی شامل ہیں جس میں کیا نام ہے ارباب جو اس اتحاد ٹاؤن کے جو ایس ایچ او تھے، وہ جنہوں نے پٹیشن کی تھی آئی جی کے غیر قانونی اقدامات کو روکنے کے لیے، انہیں آئینہ دکھانے کے لیے، وہ نے اب تک جو ہے وہ بطور سزا جو ہے اس کالا پانی میں رکھا گیا کہ انہوں نے آئی جی کے خلاف پٹیشن کرنے کی جرت اور ہمت کیسے کی۔
یعنی انہوں نے آئین اور قانون کا راستہ کیسے اختیار کیا ایک بے لگام آئی جی کو لگام ڈالنے کے لیے. تو وہ بے لگام آئی جی کے پیچھے کون تھے، ماسٹر مائنڈ کون تھے؟ وہ یہی آپ کے ممبر تھے جو آپ نے اس کمیٹی میں شامل کیے. تو اب یہ میں نے کہا نا کہ یہ اب آپ نے اپنے آستینوں میں سانپ بٹھا دیے ہیں جو آپ کو ڈسنے کے سوا اور کوئی کام نہیں ہے. یہ کمیٹی کرے گی کیا؟ اچھا، یہ 1 اور 1 11 ہو گئے تھے. آئی جی غلام نبی میمن نے ان کو بلایا کیوں تھا؟ کیونکہ آئی جی موصوف کو جو ہے دوسروں کا کاندھا جو ہے نا، یہ کاندھا دوسروں کا استعمال کرتے تھے، نشانہ ان کا اپنا ہوا کرتا تھا. اب یہ جو موصوف ہے یہ اپنا کاندھا دینے میں جو ہے غیر معمولی مہارت رکھتے ہیں. یعنی وہاں سے رپورٹ آئی کہ بھئی یہ ان کو جو ہے آپ نے ڈسمس کرنا ہے، تو وہ انہوں نے جو ہے انکوائری کر کے ایسی رپورٹ دی کہ آئی جی نے اس کو ڈسمس کر دیا. یہ تھا. اور یہ سابقہ آئی جی سے جو ہے یہ اپیل کا حق جو چھینا گیا تھا ان مظلوموں سے کہ 2 اپیلوں کے بجائے 1 اپیل تھا، اس کا بھی ماسٹر مائنڈ یہی بتایا جاتا ہے، جس کا ازالہ کرنے کی آپ کو ضرورت ہے کہ آئی جی جو ہے وہ اپیلنگ اتھارٹی ہے، وہ پنشمنٹ اتھارٹی نہیں ہے. لیکن انہوں نے جو ہے وہ آئی جی کو پنشمنٹ اتھارٹی بنا دیا تھا جو کہ غیر قانونی تھا. اس کا بھی آپ کو ازالہ کرنا ہے. آئی جی راجہ رفت مختار صاحب، ابھی جو کمیٹی آپ نے بنائی ہے خود خادم رند ایڈیشنل آئی جی کی سربراہی میں 2 آپ کے ممبر ہیں، ایک ڈی آئی جی زبیر دیشک ہے اور تیسرا جو ہے وہ آپ کا خود عاصم قائم خانی. کمیٹی کیا کرے گی؟ کمیٹی یہ کرے گی کہ کس کو ڈی پی او لگنا ہے نہیں، کس کو ایس ایس پی لگنا ہے نہیں، کس کو ڈی آئی جی زون کا لگنا ہے نہیں. یعنی یہ فیصلہ جو ہے آئی جی کے بیہاف پر یہ کمیٹی کرے گی. دوسرے معنوں میں یہ سارا جو کھیل ہے اب ہاتھ میں آ گیا ہے خود کیپٹن عاصم قائم خانی کے ہاتھ میں. کیپٹن عاصم قائم خانی کے ہاتھ میں آنے کا مطلب ہے کہ یہ سارا جو کھیل ہے یہ سعودی عرب میں بیٹھے جو ہے سابقہ آئی جی غلام نبی میمن کے ہاتھ میں آ گیا. دوسرے معنوں میں یہ سارا کھیل آ گیا ہے عبد الخالق شیخ کے ہاتھ میں. یہ سارا کھیل آ گیا ہے خود ڈاکٹر امیر شیخ ان لوگوں کے ہاتھوں میں آ گیا جو کہ خود آئی جی سندھ بننے کے خواہش مند تھے. ان کے خواہشوں کا، ان کے ارمانوں کا خون کر دیا گیا خود راجہ رفت مختار صاحب آپ کی اس آمد نے، آپ کی اس دبنگ انٹری نے. لیکن اس دبنگ انٹری کو جو ہے وہ آپ مزید جلال اس وقت تک نہیں دے سکتے، آپ اپنے مقصد میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ اس بورڈ میں جو ہے شفافیت پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے. جس کسی نے بھی آپ کو مشورہ دیا کہ انہیں بورڈ کا ممبر بنایا جائے، وہ آپ کا دوست نہیں، آپ کا دشمن ہے. وہ آپ کا دوست نما دشمن ہے. وہ میر جعفر اور میر صادق ہے. وہ آپ کو تباہ و برباد ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، آباد ہوتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا، چاہے وہ آپ کا اپنا ہی بیجمنٹ کیوں نہ ہو جس پر آپ اس وقت اندھا اعتماد کر رہے ہیں. اس لیے آپ کو پھونک پھونک کر جو ہے وہ قدم رکھنے کی ضرورت ہے. میرا کام تھا آپ کو آئینہ دکھانا، میں نے آپ کو آئینہ دکھا دیا ہے. اب عمل درآمد کرنا یہ آپ کی ذمہ واری ہے. آپ کے پاس جو ہے بہت ہی اچھے افسران اس وقت موجود ہیں، ان سے جو ہے آپ یہ کام لے سکتے ہیں. اگر اب میں کسی کا نام لوں گا تو خامخواہ اس پر بھی ہمراز راہی کا جو ہے وہ چھاپ لگ جائے گا، لہذا میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں. لیکن آپ اس میں انکوائری کروا سکتے ہیں کہ کون سا جو ہے اس کمیٹی کے لیے موضوع ہے. لیکن جس کو آپ نے جن کو شامل کیا گیا ہے وہ بہت زیادہ متنازع ہیں اور وہ دوسروں کے اعلی کار بن کر جو ہے وہ آپ کی اس کمیٹی کا اس وقت ممبر بن چکے ہیں. وہ صرف اور صرف اپنی انتقامی کارروائیوں کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے جو ہے وہ اپنے لاڈلوں کو جو ہے اس کمیٹی کی رپورٹ کی شکل میں جو ہے وہ ڈی پی او بنوائیں گے، اور جو ان کے مخالفین ہیں انہیں ایک طریقے سے آپ کی نظروں میں گرا کے انہیں بھی بلیک لسٹ میں شامل کروا دیں گے. اس طریقے سے وہ اپنی انتقام کی آگ کو تو بجھائیں گے، وہ آپ کا کاندھا استعمال کر کے آپ کی اس ایک معمولی جو ہے غلطی کے نتیجے میں سندھ پولیس جو ہے وہ دوبارہ تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ جائے گی، اور جس کے نتیجے میں جو ہے وہ آپ کا ٹرانسفر ہو جائے گا. یہی ان کا جو ہے مقصد ہے، اور اسی مقصد کے لیے جو ہے وہ انہوں نے اپنے کارندے کو، اپنے جاسوس کو، اپنے بندے کو جو ہے آپ کی اس اہم ترین کمیٹی میں شامل کر دیا، جس کمیٹی نے آگے چل کر آپ
आपकी टीम का सिलेक्शन करना है, उस टीम का जिससे आपने काम लेना है, यानी आपने जिस औजारों से सर्जरी करना है वो औजार ही अगर आपके अपने ना हुए तो फिर आपका ऑपरेशन कैसे कामयाब हो सकता है। राजा रिफत मुख्तार साहब, मैं ये आपकी आंखें खोलने की इस वक्त कोशिश कर रहा हूं कि खुदारा पहचानिए, ये तो अभी शुरुआत है। कहते हैं ना कि इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है और शुरू ही में आपसे इतनी भयानक गलती करवा दी गई है जो कि आपकी तबाही और आपकी बर्बादी के लिए एटम बम का किरदार अदा करेगी। खुदारा अभी भी वक्त है, अपने आप को बचाएं, अपनी आंखें खोलें और अच्छे और बुरे में, दोस्त और दुश्मनों में तमीज करें। मैं फिर आपको ये कह रहा हूं, ये सिंध पुलिस है, न ये पंजाब पुलिस है, न खैबर पख्तूनख्वा पुलिस है, जहां पर कुछ हया होती है, कुछ शर्म होती है, कुछ अफसर की कदर व मंजिलत होती है, अफसर को अपने बाप का दर्जा दिया जाता है। यहाँ न शर्म है, न हया है, न कदर व मंजिलत है। यहाँ तो बाहर से आए हुए को जो है दुश्मन की निगाह से, दुश्मन की नज़र से देखा जाता है और आपको उन्हीं निगाहों से, उन्हीं नज़रों से जो है इस वक्त देखा जा रहा है। तो लिहाजा आपको फूंक फूंक कर जो है कदम रखने की ज़रूरत है। ये तो था मेरा तबसरा, 2-3 ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने इसमें शामिल कर दी। प्रोग्राम का दूरानिया बढ़ रहा है, मेरा एडिटर वहाँ से मुझे बड़ी अजीब व गरीब नज़रों से देख रहा है, लेकिन प्रोग्राम को मैं समेटने की कोशिश करूँगा। ये जो बगावत तो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, कुछ हमारे दोस्तों ने इस्तेमाल किया है। दूसरा, ये जो अब नए आईजी के आते ही जो है वो शहर में डाकू राज और ये सब कुछ की जो खबरें चलवाई जा रही है, मेरा सवाल ये है कि अपने इन मीडिया पर्सन से क्या साबिका आईजी के दौर में क्या शहद और दूध की नहरें बह रही थी? शर्म करनी चाहिए इनको इस किस्म की गलत रिपोर्टिंग करने की, गुमराहकुन रिपोर्टिंग करने की। साबिका आईजी के दौर में तो पूरा कच्चे का इलाका डाकुओं के कंट्रोल में था, रोजाना की बुनियाद पर 15-15 लोग अगवा होते थे। तो उस वक्त तो आपका मीडिया जो है वो अमन की बांसुरी बजा रहा था, क्योंकि उस आईजी से उनके डांडे मिले हुए थे, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही थी, उनको लिफाफे पहुंचाए जा रहे थे, उनको उस वक्त सब अच्छा की रिपोर्टें उस वक्त दी जा रही थी। अब चूंकि नया आईजी आया है तो पुराने आईजी और पुराने सेटअप को खुश रखने के लिए, उस माल को हलाल करने के लिए जो उनकी पोस्टिंग एसएचओ की कराई, मुझे पता है कौन कौन एसएचओ कहाँ लगा हुआ है उस आईजी के दौर में, इन मीडिया पर्सन के, और किसको कहाँ हेडमोर लगा है, सब मेरे इल्म में है और सबको एक एक करके मैं बयान करना शुरू कर दूंगा अगर वो उन्होंने अपनी रविश तब्दील नहीं करूँ। मुझे पता है कि कहाँ कहाँ जो है जराइम के अड्डे जो है ये खुद मीडिया पर्सन खुद चलवा रहे हैं, वहाँ से ये हराम खा रहे हैं, और इस वक्त जो है वो नए आईजी को जो है ये आईना दिखाने की कोशिश करते हैं। अपने गिरेबान में देखते नहीं है और दूसरों को ये आईना दिखाते हैं। अपने फर्ज से, अपने पेशे से भी ये जो है वो बदयांती के इस वक्त मुर्तकिब हो रहे हैं। तो आईजी साहब को मैं ये कहूँगा, राजा रिफत मुख्तार साहब, कि ये तो अब खेल शुरू हुआ है। ये पहला फेस था उन सिंध पुलिस के इन एडिशनल आईजीज का, या उन अनासिर का जो कि इनको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल कर रहे थे ढाल बनाकर, जो खुद आईजी बनने के ख्वाहिशमंद थे, जो कि दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। इस पर भी किसी दिन प्रोग्राम करूँ कि ये आखिर सिंध का मामला क्या है, कभी करूँगा उस पर प्रोग्राम, इसकी वजह क्या है। असल में जो है वो अब ये पहला फेज था। दूसरा फेज अब ये असल में सिंध हाई कोर्ट को भी जो है हमेशा से कांदा के तौर पे इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। इससे कबल कामरान फजल को जो इन्होंने हटाया वो भी इन्होंने एक कांदा इस्तेमाल किया सिंध हाई कोर्ट का। ज़रूरी नहीं कि कोई पटिशन लेके जाए, ये किसी केस को बुनियाद बनाकर सिंध के आईजी को नाकाम बनाने के लिए सिंध हाई कोर्ट का कांदा इस्तेमाल करेंगे, उसे भी हथियार के तौर पर। जैसे कि शाहिद हयात मरहूम जो थे CCPO, उनकी जब CCP बनाए तो उस वक्त जो उनसे जो सीनियर थे वो बड़क उठते हैं, चीख होते हैं कि ये क्या। उन्होंने फिर जो है वो दूसरे लोगों से पटिशन पर साइन कराए थे, SSP से, DIG से, और वो सिंध हाई कोर्ट चले गए थे। बाद में जो है दूसरे DIGs को जब अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्हें जो है दूसरे इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मजमून मकासद के, तो उन्होंने जो है उस पटिशन से विड्रॉ, और उसके बाद उन्हें भी मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि शाहिद हयात ने अपना
पीरियड पूरा गुजार। तो ये साजिशें जो है ये सिंध पुलिस का खासा है। ये पहला फेज था, दूसरा फेज भी आएगा, तीसरा फेज भी आएगा। उस पर सिंधी मीडिया को भी इस्तेमाल किया जाएगा, सियासी जमातों को भी इस्तेमाल किया जाएगा, ख़ास तौर से सिंध की इलाकाई जमातें जो हैं उनको इस्तेमाल किया जाएगा कि सिंध के हक पर डाका पड़ गया, सिंध को लूटा जा रहा है, बाहर से लोग सिंध में आ रहे हैं। ये एक ब्लैक मेलिंग जो है ये सियासी हुकूमतों में तो करते चले आ रहे थे। यही वजह है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए उन्होंने सिंध पुलिस को नो गो एरिया बना दिया था। खुद आज़ाद कश्मीर जाके आईजी बन जाते हैं, खुद खैबर पख्तूनख्वा आईजी बन जाते हैं, खुद बलूचिस्तान आईजी बन जाते हैं। इस वक्त आज़ाद कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी भी जो है वो सिंध का है और आईजी भी सिंध का है, बलूचिस्तान का आईजी भी सिंध का था, चीफ सेक्रेटरी भी सिंध का था। वहाँ तो ये जो मुराआत अय्याशियाँ करते हुए तो ये बड़े चौड़े होते हैं, लेकिन इनके सूबे में कोई आए तो इनकी माँ मर जाती है, जैसा कि इनके हक पर किसी ने डाका डाल दिया। यानी इतने ज़्यादा जो है ये मुनाफिकीन हैं कि दूसरों का माल तो खाते हुए चौड़े हो जाते हैं, लेकिन इनके सूबे में कोई आए तो फिर इनसे तंगदस्ती इनकी देखने वाली होती है, जो कि इस वक्त हमें नजर आ रही है। और बहुत सारी खबरें दौरानिया बढ़ रहा है जाने से पहले जो है ये मैं एक जो हमारे दोस्त हैं बहुत ही नामवर सहाफ़ी हैं इमदाद सोमरो, हर सहाफ़ी के साथ जब कोई जुल्म जबर ज़्यादती होती है तो वो तड़प उठते हैं, मचल उठते हैं और उनसे उन सहाफ़ियों की जो है वो ज़्यादती जो है देखी नहीं जाती है। ये KTN के जो सहाफ़ी हैं इसरार चांडियों के साथ बहुत ज़्यादती की है समीर नूर चन्ना ने। आईजी साहब इसके तो आप कान खींचें, इनके खिलाफ तो आप कार्रवाई करें, क्योंकि ये एजाज जाकरानी के जो है ये फ्रंट मैन थे, उनके सिपाही थे, उनके गार्ड थे, उनके ये लाडले थे, उन्होंने इनकी पोस्टिंग करवाई है। और ये लूट मार का बाजार जो है समीर नूर चन्ना ने गर्म किया हुआ है। इस KTN के जो रिपोर्टर है इसरार चांडियों का जुर्म कसूर क्या है? उन्होंने यही कहा ना कि आपके इलाके में मंशियात के अड्डे चल रहे हैं जो पुलिस खुद चलवा रही है, पुलिस सिपाही वहां पर गार्ड खड़े होकर पुलिस वाले खुद थोक के हिसाब से मंशियात बिकवाते हैं। उस पर उस बेचारे ने आवाज़ क्या बुलंद की, उस पर उन्होंने ज़िंदगी तंग कर दी, उसको मार मार के उसका बुरा हाल कर दिया, उन्हें अगवा करके ले गए। उसके बाद जो है बलूचिस्तान पुलिस के उन्हें हवाले कर दिया और वहाँ 10 किलो चरस का झूठा मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज करवाया, जिस पर सिंध के सहाफ़ी सरापा एहतजाज है। इससे कबल जान मोहम्मद मेहर सहाफ़ी का भी पुलिस ही की मुड़ी भुगत से जो है मुखालिफिन ने कत्ल कर दिया और उसमें भी पुलिस जो है सक्कर के DIG जो है जावेद जसकानी और वहाँ के SSP जो है मलक संगार खामोश तमाशाई बने रहे। अब इस वक्त वो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे कि नहीं हमने उनके असल कातिलों को गिरफ्तार किया, हालांकि वो उसके असल कातिल है ही नहीं। मकतूल के भाई तो कुछ और कहते हैं कि कातिल किसी और ने किया है, ये नाम जो है किसी और ने शामिल करवाए हैं कत्ल के जुर्म में अपने मुखालिफिन को सजा दिलवाने के, जिसमें खुद DIG सक्कर जो है इस वक्त मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं और खुद SSP जो सक्कर हैं वो भी यानी कि धोखा दे रहे हैं खुद साफ़ी दर्दी को कि हमने आपके कातिल गिरफ्तार कर लिए। हालांकि ये कत्ल की वारदात खुद पुलिस की अपनी मुजरिमाना गफलत और लापरवाही के नतीजे में, उनके खिलाफ जितनी भी सख्त तरीन कार्रवाई की जाए कम है। जो अब दूसरी जो मिसाल है ये इसरार चांडियों के साथ जो ज्यादती हुई है, अब कहा जाता है कि सहाफ़ियों के एहतजाज पर वहाँ बलूचिस्तान के IG जो है वो अब्दुल खालिक शेख ने जो है वो DIG अली शेर जाकरानी को इस तमाम तर मामले की इंक्वायरी दे दी कि अगर वाकई ये मुकदमा झूठा है, 10 किलो चरस अपनी तरफ से पुलिस ने रखी है, तो उस SHO के खिलाफ जो है कार्रवाई करके उन्हें ही इस 10 किलो चरस केस में गिरफ्तार किया जाए। इस किस्म के सख्त तरीन अहकामात जो है वो बलूचिस्तान के IG जो है अब्दुल खालिक शेख की जानिब से दिए जाने की इत्तला मिली है। वेल डन इमदाद सोमरो, ये आपका एक दूसरा तीसरा बहुत बड़ा कारनामा है जिस पर जो है वो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपने जो है वो सहाफ़ियों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी ज़्यादतियों पर जो है वो आपने हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद की है। हमारा कांदा हमारा प्लेटफार्म भी जो है वो आपके साथ इस कार खैर में जो है वो शाना बशाना चलता रहेगा। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।